हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार मेरा अहमद। नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं लोग सार की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपने रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उसका टाइटल है भारत ने अपने दोस्त मुस्लिम देशों को G20 के लिए किया आमंत्रित, पाक की जली। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। और जैसा कि आप सबको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो भारत के पास है और उसकी मीटिंग इंडिया में होने वाली है और उसकी कई सारी मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में भी होने वाली है। ऐसा पहली बार हुआ है कि G20 जैसे बड़े देशों के संगठन की कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में कराई जानी है, ऐसा भारत की सरकार ने तय किया है। और इसका पाकिस्तान काफी विरोध कर रहा है, काफी उसको खलबली मची है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों। मतलब बेसिकली जाहिर सी बात है, मिर्ची तो लगेगी। तो इस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं या क्या वो क्या कह रहे हैं, तो आइए देखते हैं जरा इस वीडियो में क्या है। भारत ने जीसीसी कंट्रीज को G20 समिट में आमंत्रित किया है। भारत ने ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अगले साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में खास तौर पर आमंत्रित किया है। भारत के चीफ ऑफ G20 कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये जानकारी दी है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। उन्होंने कहा कि ये देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य भी हैं। ये देश G20 की होने वाली 200 बैठकों में भी भाग लेंगे। सऊदी अरब तो GCC का मेंबर भी है और पहले से ही G20 का महत्वपूर्ण मेंबर है। अब पाकिस्तान इन मुस्लिम देशों को भारत द्वारा G20 समिट में बुलाए जाने पर जला भुना बैठा है और ये चर्चा कर रहा है कि हमें इस समिट में क्यों नहीं बुलाया गया। वैसे मैं देख रहा था कि भारत के अंदर एक अदारा है जिसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहा जाता है। वहाँ पे भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्रृंगला साहब, श्रृंगला साहब, वो बेसिकली बात कर रहे थे कि हम मुस्तकबिल में एक ब्लूप्रिंट देना चाहते हैं और वो क्योंकि भारत जो है उसको G20 की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है नवंबर में और SCO की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है। एक तो ये बात की, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो G20 की प्रेसिडेंसी के लिए वो कह रहे हैं हम जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC जिसको कहा जाता है, उसमें से सऊदी अरब, UAE और ओमान को हम उसका पार्ट बना रहे हैं और हम उसमें हमारी प्रेसिडेंसी में तकरीबन 200 मीटिंग्स होंगी GCC में, जिसमें हम एक ब्लूप्रिंट देंगे। बिरसब, आप क्या समझते हैं ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, UAE और ओमान को चुनना, ये क्या सऊदी इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, UAE, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? किस तरह रीडिफाइन कर रहा है अपने रिलेशनशिप को? खासकर वेस्टर्न ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं ही हैं, लेकिन खासतौर पे UAE और जो सऊदी अरब के करीब होना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखें जी, इसमें तो जाहिर है कई दफ़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया को मिली है गुज़श्ता 3-4 सालों के दरमियान, जिसका उन्होंने बड़ा बहुत ही एक समझ लें कि स्किलफुल तरीके से फ़ायदा उठाया है। और अब ये जो बात आप कर रहे हैं ये उसका अब यूँ समझ लें कि एक नेक्स्ट स्टेज है। देखें, पहले जो स्टेज पे मैं समझता हूँ कि ये जो एक तस्वर था ना कि जी इस्लामी उम्मा वगैरह और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और उसके अंदर जो है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसको पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं ना, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख रहे ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पे कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को होगा तो खुशी ही होगी, क्योंकि कोई उनके तजादात नहीं है, इवन इंक्लूडिंग इसराइल, जो अरब कंट्रीज़ के इस वक्त ये जो गल्फ कंट्रीज़ आप जिनको कहते हैं। तो जाहिर है ये एक क्रिटिकल इशू बनता है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो माजी में मैं समझता हूँ कि इंडिया ने सक्सेसफुली जो है वो डिटैच किया है जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको पाकिस्तान के साथ, जो उनकी एक ट्रेडिशनल किस्म की फ्यूड बेस किस्म की आप जिसको समझते हैं ना कि एक अलायंस था,
उसको उन्होंने डिटैच करने में वो कंप्लीटली कामयाब हुए। अब इसमें रेशनल क्या है और मैं इसके ऊपर क्यों खुश हूं और मैं इसको ओपनली सपोर्ट करता हूं कि देखें, आप का जो है ना वो किसी मुल्क के साथ एक तकाजा चल रहा है, इन दिस केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो उसमें आप जो है वो बाहर निकल के तो ये वो जो है वो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ जो दुश्मनी है उसको खतूत पे दुनिया को उस्तवार नहीं कर सकते कि आपको अपना जो है यू फेल टू रिजॉल्व ए प्रॉब्लम विद इंडिया फॉर लास्ट 70 ईयर्स और आपके पास कोई जस्टिफिकेशन और रीजन भी उसकी नहीं है कि वाई वी फेल्ड। तो आप जो है वो ना सिर्फ ये कि उसको रिजॉल्व करने की बात करें या उसको अपने आप पर महदूद रखें, उस गंद को लेके आप पूरे खिते में बल्कि ग्लोब पे फैलाना चाहते हैं। मैं इसको गंद को फैलाना इसलिए कहूंगा कि आप यहाँ से उठ के गल्फ कंट्रीज में जाके तो उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो एक लाठी लेके तो आपके पीछे खड़े हो जाएं, जैसे ये कोई 500 साल पुराना कबायली झगड़ा है जिसमें कबीले के हर फर्द के लिए जरूरी होता है कि वो लाठी लेके सरदार के पीछे खड़ा हो जाए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये तस्वीर है। अगर आप इसको डीपली और सिंसियरली इसको एनालाइज करके देखेंगे तो ये तस्वीर नजर आएगी। ये रही है पाकिस्तान की पॉलिसी गल्फ स्टेट्स के बारे में, और बुनियादी तौर पे गल्फ स्टेट्स के बारे में पाकिस्तान के 3 किस्म के अप्रोचेस रही है। अप्रोच नंबर 1, हमें पैसा दो। अब ये है कि वो पैसा ख्वाह कर्ज की शक्ल में है, इमदाद की शक्ल में है, या जो डेफरल पेमेंट्स पे जो है तेल की शक्ल में है, या किसी भी शक्ल में। एक नंबर 1 ही। नंबर 2, लाठी लेके हमारे साथ खड़े रहो। जो भी हमारा किसी से झगड़ा है अपने पड़ोसी से, तो आप लोग जो है वो 3000 4000 किलोमीटर या माइल या जहां भी आप सिचुएटेड हैं वहां से होके तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, अपने मफादात को छोड़ें, चूंकि हम उम्मत मुसलमान हैं। यानी एक ऐसा वेग किस्म का तस्वर जिसको अरबों ने कभी बाई नहीं किया है। अरबों की आप पूरी देखें, वो एक सुल्तनत भी चला के गुजरे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुल्तनत को सक्सेसफुली जो है उन्होंने कई सालों तक जो है वो हैंडल किया है, लेकिन उनकी जो अपनी एथनिसिटी की यूनिटी रही है या अपने तसव्वुरात रहे हैं, मसलन जो गल्फ की कंट्रीज हैं अरबिक स्पीकिंग, वो उनके दरमियान जो एक तरह की जुड़त है उसमें उन्होंने कभी किसी को शेयर नहीं दिया। तो पाकिस्तान एक एलियन किस्म का कॉन्सेप्ट लेके उनके पास गया कि जी हमारा अपने एक पड़ोसी से झगड़ा है, तो आप जब तक जिंदा हैं आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, वो आपको इसका कितना नुकसान और फायदा है। तो जाहिर है उसके खिलाफ जो ये अरबों की न्यू जनरेशन है उसने रिएक्ट किया। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और हामिद बसानी साहब बहुत नामी गिरामी आदमी हैं, बैरिस्टर हैं और बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं। बहुत कुछ इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, रिसर्च की है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने किया ये कि पाकिस्तान ने एक चाल चली। बसानी साहब ने क्लियर बिल्कुल सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन मैं सीधे शब्दों में कहता हूं कि पाकिस्तान ने एक पक्ष बनाने की कोशिश की, मुस्लिम वर्सेस इंडिया। किसी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की नहीं, इन्होंने थोड़े आसान शब्दों में कह दिया। पाकिस्तान की कोशिश रही कि जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है वो बदल जाए मुस्लिम वर्सेस इंडिया में, यानी कि पूरा मुस्लिम जो उम्मा है वो इंडिया के खिलाफ हो जाए कि जी मुस्लिमों के हम सबसे बड़े रहनुमा हैं और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर दादागिरी कर रहा है भारत, और देखिए हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और इसको पूरे इस्लामिक उम्मा पर हमला समझा जाए या तसद्दुद समझा जाए, और आप सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ पीठ पीछे खड़े रहिए, जी भारत को सबक सिखाना है। अच्छा, कुछ टाइम तक तो मुस्लिम उम्मा भी भुलावे में रही, बहुत सारी चीजें चलती रही, खासकर कश्मीर को लेकर कि ऐसा है वैसा है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब धीरे 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 उन लोगों को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान सिर्फ अपना फायदा कर रहा है, अपनी जेब भर रहा है। इंडिया ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, उसने आपस की दुश्मनी को इसने मुस्लिम वर्सेस इस्लाम वर्सेस इंडिया कर दिया है। तो वो ये समझ गए कि जी ये तो प्रोपेगेंडा है, इस्लाम वर्सेस इंडिया कैसे हो सकता है भाई। और आपको याद होगा कि मुझे लगता है कि ओआईसी में सऊदी अरबिया था जिसने प्रस्ताव दिया था इंडिया को भी शामिल करने का, और जिसका पाकिस्तान ने बड़े कड़े शब्दों में विरोध किया कि हम मीटिंग छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा बड़ा बड़ा बवाल किया।
और शायद पहली बैठक थी, उसमें इंडिया की तरफ से डेलीगेशन गई थी, लेकिन पाकिस्तान के भारी विरोध के चलते और पाकिस्तान की वजह से वो उस डेलीगेशन उसमें जाकर कुछ कर नहीं पाई, अपनी बात रख नहीं पाई। उसके बाद सुषमा स्वराज जब हमारी विदेश मंत्री थी, तब वहां से बुलावा आया था और वो गई भी थी ओआईसी की मीटिंग में, और उस पर भी पाकिस्तान ने बड़ा बवाल किया, बैठक छोड़ के चला गया, और मतलब जो कर सकता था कि कैसे इंडिया को, कैसे आप इसमें इस स्टेज पर जो सिर्फ मुसलमानों के लिए, एक्सक्लूसिव मुसलमानों के लिए स्टेज है, मंच है, वहां पर आप कैसे इंडिया को लेकर आ रहे हो, बुला रहे हो। देखिए, इसका मेरा सीधा सिंपल सा तर्क है, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो क्या मुस्लिम उम्मा में उनकी हिस्सेदारी नहीं है? क्या भारत अगर मुस्लिम उम्मा में जाकर उनकी बात करेगा तो क्या यह भारत का राइट नहीं है कि वो जाके बात करे कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा तो मुसलमान हमारे यहाँ हैं, कई देशों से, इस्लामिक देशों से ज्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, तो क्या उनके हक की बात नहीं होगी? क्या मुस्लिम उम्मा उनके बारे में बात नहीं करेगा? क्या मुस्लिम उम्मा उनकी मदद नहीं करेगा जब जरूरत होगी? तो ये बात उन लोगों को समझ में आ गई। उन्होंने बोला कि यार ये तो वैलिड पॉइंट है भाई, अगर एक मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा भारत में रहता है, वो भारत में सुख शांति से रह रहा है, जैसा कि पाकिस्तान प्रोपोगेट कर रहा है कि जो उनके ऊपर जुल्म है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है। हमने वहां पर बराबरी के राइट्स दे रखे हैं, जो राइट एक हिंदू को है, जो राइट एक सिख को है, जो राइट किसी को भी इस इंडिया में है, वो राइट एक मुसलमान को भी है, जबकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी को मुसलमानों के बराबर हक नहीं है। ये क्लियर है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने देखा कि यार बात तो सही है भाई, भारत में मुसलमानों को सारे हक मिले हुए हैं, सबको बराबरी का हक मिला हुआ है, हर वो काम आजादी से कर सकते हैं, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस वो आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि मस्जिदों की संख्या बढ़ी है, उन्होंने देखा कि पिछले 75 साल में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, उन्होंने देखा कि मुसलमानों की भागीदारी इंडिया के डेवलपमेंट में और इंडिया के पूरे ताने बाने में, सरकारी नौकरियों में, साइंटिस्ट में, सारी चीजें हर जगह वहां पर बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि यह सच को छुपाया नहीं जा सकता, यह सच आएगा सामने। मुस्लिम उम्मा ने देखा और उसी का नतीजा है कि मुस्लिम उम्मा आज भारत के साथ खड़ा है। आपको भाई सऊदिया अरब ने उन्हें, पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, सम्मान दिया। यूएई ने सबसे बड़ा सम्मान दिया पीएम मोदी को। इसके अलावा भी कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां से पीएम मोदी को सम्मान मिला, जबकि पीएम मोदी को एंटी मुस्लिम साबित करने में पाकिस्तान ने हर प्रोपेगेंडा, हर हथियार, हर हाथ, सब कुछ अपना लिया है। लेकिन भाई पिछले सालों में जितना कुछ भी यहां पर हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुई है, उसका फायदा तो मुसलमानों को भी मिला है ना। जितना मुझे मिला है उतना ही मेरे मुसलमान भाई को मिला है यहाँ पे इंडिया में। तो जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं, जो बड़े देश हैं, यूएई है, सऊदिया है, ये लोग देख रहे हैं। और अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जिस कश्मीर मुद्दे को लेकर वो मुस्लिम उम्मा को भारत के खिलाफ करना चाहता था, अब उसी कश्मीर में यूएई और सऊदी अरबिया से हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का जो भांडा है वो फोड़ हो चुका है। पाकिस्तान का जो लालच है, पाकिस्तान की जो लालच है कि पैसे आते रहे, जो वजानी साहब कह रहे थे, वो भी सबके सामने आ चुका है। और सऊदी अरब, यूएई और बाकी मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, वो भी जानती हैं कि इंडिया के साथ संबंध अच्छे रखना पड़ेगा। भाई किसी और के झगड़े के चक्कर में वो अपना संबंध क्यों खराब करेंगे? मतलब मैं ये कहूं कि जी मेरे पड़ोसी का किसी और बंदे के साथ झगड़ा है, तो मैं पड़ोसी के साथ जाके उसके साथ लड़ाई लड़ूं? क्यों लड़ूंगा भाई? वो पड़ोसी का झगड़ा पड़ोसी निपटे, पड़ोसी के से विवाद चल रहा हो पड़ोसी निपटे, मैं क्यों जाऊंगा? या मेरे जैसे दूसरे लोग क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे कि भाई हम सब मुस्लिम उम्मा है और हम सबको साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर। पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की सियासत को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो दिन गया। अब जो है वो डेवलपमेंट का टाइम है, अब जो है वो प्रोग्रेस का टाइम है, अब जो है वो दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने का टाइम है। अब चीजें जो है वो बदल चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं है, वो तो खैर और नीचे चला गया है। तो कुल जमा बात यह है कि G20 मीटिंग से बेसिकली पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उसको लग रहा है कि जी जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो वैसे ही हल्का होता जा रहा है, अब वहां पर काफी लोग आएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो लोग, बच्चे बड़े खुश हैं, वहां पर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, तो कश्मीरी बड़े खुश हैं। और इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कमजोर पड़ रहा है। अभी देखिए, अभी शायद गिलानी का बेटा मरा, अभी वो जो अलगाववादी नेता था, तो अल जजीरा ने कहा कि जी ये लीडर और प्रो, पता नहीं क्या, प्रो कश्मीर लीडर, कुछ ऐसा टाइटल दिया। और अल जजीरा की आदत है,
और इधर जो है वो कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कश्मीर के लोगों ने खुशी मनाई कि चलो अच्छा हुआ, एक आतंकवादी का बेटा जो था, वो अलगाववादी का बेटा जो था, वो गया निपट गया। तो आप समझिए कि ये बदलाव हो चुका है, और ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई लालच नहीं है। हम वो हक देना चाहते हैं जो पूरे देश के लोगों को हासिल है, वही हक कश्मीर के लोगों को भी हासिल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अभी आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो जल्दी आता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। यकूब भाई आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लोग सर ने वीडियो बनाई है कि G20 जो मीटिंग हो रही है वो कश्मीर में भी उसकी कुछ मीटिंग होंगी, और उससे इंड पाक मीडिया जो है वो पाक जल रहा है कि पाकिस्तान को जलन महसूस हो रही है कि कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है, उधर भी G20 की मीटिंग होंगी तो कश्मीर का तो मुद्दा भाई बैठ जाएगा। भाई ऐसी यकूब भाई कोई बात है कि पाकिस्तान को कोई इससे जलन हो रही है कि G20 जो है वो कश्मीर में होगी, और उसका जो मुद्दा है हम जो नेगेटिव दिखाते हैं कि उधर जुल्म होता है और हर वक्त पाबंदी होती हैं। तो मैं कहता हूँ ये तो अच्छी बात है कि G20 जो मीटिंग होनी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, तो उसमें डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। डेवलपमेंट अभी नज़र नहीं आ रही, तो मुआहदे तो हुए हैं UAE के साथ जो काम भी हुए हैं, तो जब मुआहदे शुरू होंगे काम शुरू होगा तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा तो ये बयानिया है कि भाई ये अच्छी बात है कि G20 मीटिंग भी होनी चाहिए, उधर से कोई भी खारदारें जो ताड़े आपने लगाई हुई हैं वो भी निकालनी चाहिए। और जो आलोक सर हर बात में ये कहते हैं कि बहुत अमन है कश्मीर में, तो भाई जो 6 महीने के बाद भाई उधर से सर्विस बंद हो गई थी, जब से उन्होंने धारा 370 हटाई थी, उसके बाद कितने कर्फ्यू उधर लगे हैं, वो किस वजह से लगे हैं? मुझे ये समय थोड़ा सा जवाब दे दें कि आप जो कहते हैं कि कोई भी उधर पाबंदियाँ नहीं होती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और बिल्कुल अमन है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जो हकीकत होती है वो सामने लानी चाहिए, और सब पूरे वर्ल्ड को पता है कि अल जजीरा जैसा चैनल जो है वो लिख रहा है, आप उसको जो बोल रहे थे दहशतगर्द बना दिया है, जो उमर फारूक को उसका क्या नाम है जो पीछे इस तरह का नाम था इसका, तो डेथ हो गई से उमर फारूक है, उसका क्या नाम जो है? है ना हकीकत जो आवाज उठाता है जो कश्मीर के अंदर, जैसे यासिन मलक है जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है, वो लोग सर कहते हैं कि वो जादी है, नहीं, वो दहशतगर्द है। ऐसी तो कोई बात नहीं ना भाई, जो सच है वो सामने लाएंगे तो आपके लिए मुल्क के लिए ये बुरहान वानी भी जम्मू कश्मीर का बेटा था, यासिन मलक भी जम्मू कश्मीर के बेटा है, अली हैदर गिलानी भी जम्मू कश्मीर के बेटा है। तो कितने ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के बेटे जो उधर शहीद किए गए हैं, इंडियन आर्मी ने मार दिए हैं। तो यासिन मलक अभी जिंदा है, वो जेल में है। तो अगर तो वो आवाज कुछ कशीदगी ना होती या कुछ बैलेंस बराबर ना होता तो कुछ न कुछ तो रीजन थी कि ये बातें उठी ना जम्मू के अंदर से ही, पाकिस्तान से तो नहीं उठ के गए, उधर से गए ना भाई। सबसे पहले जो रेफरेंडम है ना वो कश्मीर का होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए कि आपको आज़ाद रहना चाहिए, इंडिया के साथ रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो पाकिस्तान के भी आज़ाद कश्मीर है उधर भी रेफरेंडम कराए कोई तीसरी कंट्री, और जो जम्मू कश्मीर है उसके भी अंदर रेफरेंडम कराया जाए, और रेफरेंडम से आवाम का भला होगा। जितनी तू बोल रहा है ना, ये पत्र कितनी बार हम बोल चुके हैं, हम सुन चुके हैं, लेकिन ऐसे अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। होना यही है कि पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर इसका कुछ हल करना, या इनको एक अलग कश्मीर पाकिस्तान इंडिया को बनाएंगे, तो या ये जिस तरह होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब एक देख लो वो जो है दाऊद इब्राहिम, इंडिया में पला, इंडिया में जो पैदा हुआ, इंडिया में वो सब कुछ बना, जब वो इंडिया से बाहर गया है उसके ऊपर मूवी भी बनती रही है। जब वो इंडिया से बाहर गया है तो वो दहशतगर्द भी हो गया है, वो डाकू चोर भी हो गया, वो लुटेरा भी हो गया। जब तक वो सारी जिंदगी 50-60 साल वो इंडिया में रहा है ना, तो दाऊद इब्राहिम के चर्चे करते नहीं थकते थे हिंदुस्तान वाले। जब वो बाहर चला गया कंट्री पाइन, ये हिंदुस्तान छोड़ गया, चाहे डर के खौफ से छोड़ गया, हुकूमत से चल के, चाहे उसने कुछ बुरा किया होगा गुलजार, हमें हकीकत नहीं पता,
जब वो 60 साल हो इधर रहा है इंडिया के अंदर, उधर पैदा, उस वक्त वो क्यों नहीं बोले आप भाई? बिल्कुल। और मैं जब वो निकल गया है, भाग गया है, उस वक्त आपने दहशतगर्द उसे बना दिया है। भाई वो तो बात अलग है। जब बुरहान वानी के पैदा हुआ था यासीन मलिक, उस वक्त कुछ नहीं था, अब वो दहशतगर्द हो गए, वो पाकिस्तान के झंडे पे काम कर रहे हैं। यकूब भाई ये बात अच्छी नहीं है कि जो अपने हक के लिए आवाज उठाए या जब कोई भी हरकत करे तो वो आपको दहशतगर्द बना दें, और वो एक वो तो हमारे यहाँ आपस सही है, ऐसी बात तो नहीं है। हमारे यहाँ गुलजार जो आपस सही हकीकत है है। वो हकीकत ही है। ऐसी बात नहीं है कि हर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हर तरफ ठीक ही है भाई। हमने भी टेलीविजन पर देखा है, कर्फ्यू लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये जब से 370 धारा हटी है, उस वक्त से भाई कितने 6 महीने के बाद बंदी लगी, कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता। भाई 3 महीने कर्फ्यू लगा रहा है, कोई इंडियन भाई मुझे ये बता दे नहीं कर्फ्यू लगा, खाने पीना बंद, ये सर्वर, इंटरनेट सर्वर, हर चीज बंद, मोबाइल सिम में हर चीज बंद थी। 3 महीने जम्मू एंड कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा, वो किस वजह से लगा? वो कोई नॉर्मल बात होती ना तो अगर तुम सर्विस नहीं इंडिया बंद कर सकती थी, और इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक दो आदमी होते या चंद 100 होते मुकम्मल भाई। जो सारे जम्मू कश्मीर का भी उन्होंने कर्फ्यू लगाया था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। कोई ना कोई तो पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर से कंट्रोल कर रहा था, ना पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल कर रही थी, ना पाकिस्तानी को हाफिज सईद, मुल्ला उमर वगैरह उधर थे, कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो हमें साबित करो। आपके अंदर ही जम्मू कश्मीर में 3 महीने कर्फ्यू लगा रहा बेगुनाहों को, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, मिर्जई थे, ईसाई थे, जितने भी जम्मू में रहते हैं, कर्फ्यू लगा रहा था। आप हमें क्यों नहीं उनका सबूत देते? इस वजह से कर्फ्यू लगा था। खाना पीना नेट सर्विस हर चीज दुनिया की बंद थी ना। वो भाई ये इसमें लोग सर वीडियो में मुस्लिम उम्मा का बड़ा जिक्र कर रहे हैं यार, इनको बात ही ये आती है मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं। जवाब देना चाहता हूँ, अगर आपके भाई साहब हिंदुस्तान के कोई बाहर गोल्ड मेडलिस्ट हासिल कर ले, वो कहते हैं भाई साहब हम हिंदू हैं, इस तरह। अगर हम भाई साहब अपने मुसलमानों के लिए स्टैंड लेते हैं G20 मीटिंग के लिए, इससे हमारी पाकिस्तान की कोई नहीं जली। अगर हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं, फिर आपको मुस्लिम उम्मा याद आ जाता है, फिर आपको साजिशें याद आती हैं। उदार भी ये भी हमारा पॉइंट यार खुल के बात आ गई डॉक्टर अजय शंकर की। बिल्कुल, पाकिस्तान को अमेरिका पता नहीं मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डॉक्टर अजय शंकर की फिर इंडिया की नहीं जली। आप कह रहे हैं ना, लोग सर कह रहे हैं कि इंडिया की पाकिस्तान की जल रही है। G27 जो होने जा रहा है, मैं तुझे कितनी बार कह रहा हूँ गुलजार, सुन लेना पहले, ये होने वाले ही नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना इंडिया में होगा, कैसे नहीं होगा? मैं तुझे कहा ये अच्छी बात है यार। यार मेरी बात तो सुन ले। मैं कुछ यार मेरी बात मुकम्मल हो ले, तू अपना पॉइंट रख, मैं अपने दिल का पॉइंट रखना चाहता हूँ। मैं तेरी बात से एग्री नहीं करूंगा, मैं अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली के अंदर हो, मुझे कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, जिधर मर्जी हो मुझे कोई दर्द नहीं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू के अंदर एक भी इवेंट जो होने जा रहा है ना, अच्छा, मैं अपनी सोच के मुताबिक कह रहा हूँ, जो कुछ मैंने सुना है, देखा है, जो हालात को देख रहा हूँ, अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि उधर ये मीटिंग होने वाली है। मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया में ना हो, और जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो जम्मू कश्मीर में। सारी जो मीटिंग है वो जम्मू में होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड को नजर आना चाहिए कि जम्मू में भी। लेकिन इससे पाकिस्तान की जल नहीं रही ना, पाकिस्तान को कोई दुख है भाई? जल रही है, वो बातें भी मैंने कई सुनी है। नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं। जो मेरी तो बात सुने, एक मिसाल गुजरी थी जो उन्होंने ओलंपिक की जम्मू कश्मीर से, उसे बाइकआउट कर दिया, तो उधर पाकिस्तान ने अपने 6 प्लेयर नहीं भेजे थे। तो उन्होंने नहीं है भाई, आप बात को समझा कर। वो इमरान खान ने खत्म काम कर दिया ना, जाना है ना है बस भाई। इस वजह से आना जाना है, वो फिर वो एशिया कप में भी नहीं आएंगे, फिर क्या करोगे आप? कौन नहीं आएंगे? तो ना है, नहीं आता जो नहीं। 2023 में जो एशिया कप है पाकिस्तान में, मेरा भाई वो इंडिया नहीं आएगी। वो इंडिया नहीं आएगी तो गुलजार बात को समझा तो कर, या तो जीत लगा लेता। वो वक्त साबित करेगा इंडिया आएगा या नहीं आएगा। उस वक्त वो वक्त साबित करेगा। वो ICC ने कराना, पाकिस्तान ने नहीं करवाना। ICC ने हुक्म दिया एशिया वो कराने का, जो तू बोल रहा है, चैंपियन ट्रॉफी या एशिया कप। भाई वो ट्रेड बंद किया खेलों का, उसमें क्या हुआ? तो फिर इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आता? मुझे ये बता। वो तो सीरीज ही नहीं खेलता, तो फिर पाकिस्तान भी उधर जाके खेलता, तो किस्सा खत्म। और जल्दी तो ऐसी होती है जिससे डॉक्टर अजय शंकर की मेरा भाई जली है। उसने क्यों अमेरिका में बोला कि आप उनको हथियारों के लिए पैसा ना दो, पाकिस्तान की मदद ना करो। ऐसी बात से जलन होती, जलन महसूस हो रही थी, जिससे डॉक्टर अजय शंकर ने अमेरिका में जाके बोला भी है। भाई हमें जलना नहीं चाहिए।
हमें तो जम्मू भाई कश्मीर हमें के कोई अंदर जलन जो है, नहीं, कोई जाए कोई आए, जिस तरह मर्जी करे भी, हमें कोई लेना देना नहीं, तो- कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो इस जो बात से। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैं तो ये बात करता हूँ, कोई इंडिया को पाकिस्तान को जलना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है भाई कि जल ही नहीं रहे, हमें क्यों कोशिश करेंगे हम ऐसे एक भाई? हम हमारा कुछ लेना देना ही नहीं भाई उससे। जब ना हमें बुलाया गया है, ना हम जाएंगे, ना हमारी इतनी कैपेसिटी कि हमारा को बंदा उधर जाए, उसको किसी को बुलाया जाए। है को तेरी नजर में ऐसा शख्स जिसको वो बुलाए? उसमें है शहबाज शरीफ की औकात है इतनी को उसको बुलाया जाए? अमेरिका गए, लंदन गया, कर गए, उन्होंने कर क्या लिया है? घर घर बिल्कुल यही बात है भाई साहब। अगर हम जो कहते हैं कि हमारे सियासतदान तज्जियाकार आपस में नफरत, हमारे जो तज्जियाकार वो हमारे इनके हक में बोल रहे हैं, हमारी से क्या जलनी है? जलनी तो वो भाई हमारे सियासतदान ऐसा है ही कोई ना पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत में ना। हम किसको बोलेंगे भाई? कौन बोलेगा? जली है किसकी नहीं जली, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा तो कोई कुछ नहीं जल रहा भाई, हमें कोई दुख भाई नहीं। यकूब भाई तो कहते हैं इंडिया की जल रही है, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान की तो जल ये रही बातें है। होती रहती इस हैं। जलन जलाई में भी आवाम पिस रही है। एक मिनट, एक मिनट, हमारी जबान से अगर लफ्ज निकले तो वो बुरा। पाकिस्तान इंडिया कुछ करे तो वो उनकी मीडिया कहती है पाकिस्तान की जल रही है, वो सड़ रहे हैं, वो दुख कर रहे हैं। एक मिनट भाई यार, दोनों मुमालिक की जलती। मैं अगर हम बोल दे इंडिया की तरफ से वो हमारा दुख कर रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं ये इनको बोलने का नहीं तरीका, इनको उर्दू नहीं बोलनी आती, ये हमसे फिर भी जल रहे हैं। अच्छा OIC में जो है सुषमा स्वराज साहब को भी इनवाइट किया था जब इमरान खान साहब के दौर में, वो तो एक हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने भी इतराज किया था कि हम इंडिया को नहीं बुलाएंगे। नहीं, जिस तरह दो बार तो फिर पाकिस्तान के भाई- अंदर इमरान खान ने OIC का इजलास बुलाया, इंडिया की नहीं जली थी उस वक्त। भाई वो पूरी कोशिश हिंदुस्तान ने भाई की थी कि इमरान खान का OIC इजलास दोनों बार रुकवाया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हम भी कह सकते हैं फिर इस तरह मेरी तो आपकी बात भी जली। सुने, जो उनकी वजीर खारजा थी सुषमा स्वराज, वो तो OIC मीटिंग में उतर गई थी। नहीं मेरा भाई, जो पाकिस्तान ने बाइकाट किया था वो नहीं किया था, उन्होंने मुसलमानों ने भाई मेरा क्या भाई पाकिस्तान 2 बार की इमरान करता है? खान ने करवाया है OIC का इजलास, दोनों बार सुषमा स्वराज तो थी ही नहीं। भाई जो UAE में हुआ था उधर गई थी तो पाकिस्तान ने बाइकाट कर दिया था। तो इतने मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की इज्जत होती तो फिर वो और यार उस वक्त इमरान खान की नई हुकूमत भाई थी। इमरान खान का दौर में आपको यार इमरान खान के दौर में 2 बार बुलाया गया, दोनों बार इस्लामाबाद में बुलाया गया। खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाइकाट किया और था। मेरा भाई वो OIC का इजलास नहीं था, क्यों नहीं समझ तुझे आ रही और है? जाने दे यार, तू ऐसे बहस करने लग 2 पड़ता है। बार सिर्फ हुआ है, दोनों बार इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। मैं तुझे झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहे, मुझे सऊदी अरब में हुआ था इजलास, उधर उसको बुलाया था और पाकिस्तान ने बाइकाट किया था शाह महमूद कुरैशी ने। और मेरा भाई, अच्छा एक मिनट, इस तरह तो इंडिया कितनी बार थे, चाइना ने बुलाया जब कराया था इवेंट स्पोर्ट्स का, उसमें उनको चाइना ने क्यों नहीं बुलाया इंडिया भाई को? इसमें सिर्फ मुस्लिम ममालिक आ सकते हैं और कोई भी नहीं आ सकता, और इंडिया को बुलाना ये इंडिया की जीत है। तो वो लोग साहब सही ठीक बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम ममालिक में मुसलमान ज्यादा इंडिया में रहते हैं उनका भी हक है। चले देखते हैं ये तो उनका हक बनता है या नहीं बनता, वक्त बताएगा। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।